मैं जरा ये कुछ सवाल आपको इस असाइनमेंट से रिलेटेड करा देता हूँ, ठीक है। अरे का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले सवाल हम कर लेते हैं एक दो। कहते हैं टू नहीं, अरे नहीं स्टार्ट कर रहा अभी मैं, अरे आज के टॉपिक में ही करूंगा, लेकिन ये दो चार सवाल हैं, अगर इनकी लॉजिक डिस्कस कर लें फिर हम जो है ना अरे पे चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट या सूडो कोड which inputs a set of positive numbers and ends with -1। पॉजिटिव नंबर्स को इनपुट करें और -1 के ऊपर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, -1 पे क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। मतलब नेगेटिव नंबर्स में री एंटर कराएगा उसको। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर जितने मर्जी डालता रहे, किसी को नहीं पता, सिर्फ टर्मिनेट कब करेगा, जब -1 एंटर किया जाएगा। आउटपुट द एवरेज वैल्यू ऑफ द जितने भी नंबर्स ऑफ द इनपुट नंबर्स, एवरेज निकालनी है तो आपको एक काउंट चाहिए होगा और एक आपको सम भी चाहिए होगा, ठीक है। दोनों को इनिशियलाइज आप करेंगे। आउटपुट द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इनपुट, ठीक है, जो नंबर आपने लार्जेस्ट इनपुट किया था वो आपने आउटपुट में भी बताना है। इंक्लूड एनी नेसेसरी एरर ट्रैप्स, नेसेसरी एरर ट्रैप्स लगाने हैं आपने। अच्छा, तो सबसे पहले जब आप काम करेंगे ना, एक तो जितने भी नंबर्स इनपुट हैं उनके लिए काउंटर, और काउंट करेंगे कितने नंबर्स इनपुट किए थे यूजर ने, ताकि एवरेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर हमारा डेवलप किया जा सके। क्या ख्याल है, ये मैंने काउंट क्यों 0 किया है, ताकि मैं एवरेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर को अपने पास कंसीडर कर सकूं। ये मैंने सम क्यों किया है, ताकि न्यूमरेटर की टोटलिंग हो सके इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू भी निकालनी है। अब हाईएस्ट को आप सबसे छोटी वैल्यू देते हैं, ऐसा ही है कि नहीं, हम क्या देते हैं, 0 देते हैं उसको। सबसे छोटी 0 कैसे हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा नंबर ही क्या होता है, 0, तो इसलिए हम हाई को इनिशियलाइज भी किससे कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनपुट अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स व्हिच एंड्स विद -1, ठीक है। तो हम इनपुट करेंगे, दो लूप्स लगा सकते हैं आप, व्हाइल भी लगा सकते हैं और रिपीट भी लगा सकते हैं। हम रिपीट लूप लगाते हैं। रिपीट में क्या कराएंगे जी, हम इनपुट नंबर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इनपुट नंबर करवाएंगे। और अब ये नंबर के पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं इनफैक्ट। एक ऑप्शन है इसके पास क्या हो जाना, नेगेटिव नंबर हो जाना, एक ऑप्शन है इसके पास पॉजिटिव नंबर हो जाना, और एक ऑप्शन है इसके पास -1 हो जाना, एक ऑप्शन इसके पास -1 हो जाना। इसके लिए हम क्या कराएंगे, री एंटर, इसके लिए क्या करवाएंगे, प्रोसेसिंग, और ये क्या करवाएगा, टर्मिनेट करवाएगा, ठीक है। ये बात करें, समझ आ रही है। अगर तो ये नंबर जो नम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, देन प्रोसेसिंग होगी इसकी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था। समझ आ रही मेरी बात के नहीं, बात समझ आई। अगर तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस करवाएंगे क्या चीज, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, और काउंट क्या होगा, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और अगर ये नंबर हाईएस्ट था तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन हाई, देन हाई खुद को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा विद द नंबर, यहां पे आ जाएगा एंड इफ, और इसका आएगा एंड यहां पे, ठीक है ये बात। अब रिपीट में जो कंडीशन यहां पे लगाएंगे, अनटिल, सिर्फ फॉल्स पे क्या करे, ये ऊपर आ जाए। समझ आ रही बात है कि नहीं, फॉल्स पे क्या करे, ऊपर जाए, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ऊपर जाए और पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी क्या करे, ऊपर जाए। सिर्फ टर्मिनेट कब करे, जब नंबर क्या हो, -1 हो, जब नंबर क्या हो, -1। तो यहां पे क्या कर देते हैं हम, नम इक्वल टू -1, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ आई। नंबर यहाँ पे एंटर करेगा ना, नंबर एंटर करेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ तब क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी,
सिर्फ तब क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी। और अगर नंबर लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 में दो ऑप्शंस है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, क्या ख्याल है? यू हैव टू ऑप्शंस इन लेस देन 0। नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता सामने से, कैसे हो सकता? अंदर आने नहीं देगा ना इसको, कर दे, कोई मसला ही कोई नहीं, अंदर ही नहीं आएगा ना इसमें, इस फ्लो में एंटर ही नहीं करने देंगे, क्योंकि ये क्या नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दें। ये सिर्फ अंदर तब आएगा, ये सिर्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर्स चेक है, ये पॉजिटिव नंबर्स चेक। जब मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं तो दीज आर कंसीडर्ड एज कमेंट्स, ठीक है। और ये -1 जब होगा तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये टर्मिनेट कर देगा, अदरवाइज ये हर दफा क्या करता रहेगा, लूप लगाता रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर भी हुआ ऊपर, कोई भी अलग अदर देन -1, सिर्फ -1 पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये टर्मिनेट कर देगा, अदरवाइज ये ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा और जाता रहेगा। क्या ख्याल है? ठीक है। कैसे जा सकता है, आप मुझे खुद बता दो ना बेटा, कैसे जा सकता है? फिर तो ऑब्वियसली फिर ऊपर जाएगा, री एंटर करेगा ना। क्या ख्याल है? ठीक है। -5 आप सोचे ना, -5 ग्रेटर देन 0, नो। -5 इक्वल टू -1, नो। फिर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें फिर नंबर एंटर करेगा। लेट्स से -1 एंटर करता है, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो। -1 इक्वल टू -1, यस, आउट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेशन के बाद आखिर में आपने क्या लगाना है, सिर्फ एक इफ कंडीशन लगानी कि इफ काउंट इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्या सिर्फ आप आउटपुट कर दें, हाँ, काउंट 0 कब होगा, काउंट 0 कब होगा बता सकता कोई? जब पहली दफा में -1 एंटर कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या होगा, नो पॉजिटिव नंबर इज एंटर्ड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। और एल्स में क्या करा देंगे हम, एल्स में एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर काउंट, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एवरेज भी और हाई भी। और यहाँ पे क्या करा देंगे हम, एंड इफ करा देंगे, ठीक है ये बात कि नहीं? ठीक है जी, यहाँ पे करा देंगे हम एंड इफ। ये था आपका ये वाला क्वेश्चन कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर प्रोसेसिंग हो, नेगेटिव नंबर्स को री एंटर करवाया जाए और -1 के ऊपर प्रोग्राम टर्मिनेट करे सिर्फ, ठीक है। वाइल में फिर हमें चूंकि नम चाहिए होता है ना, नम चाहिए होता है तो नम ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर नम होना चाहिए, ठीक है। और अंदर फिर आप नम चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है फिर आप लगाएंगे। अगर इसी की जगह वाइल होता, अंदर की लॉजिक में नहीं लिखता, सिर्फ वाइल की लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। अंदर वाली लॉजिक खुद कर लेंगे ना, ठीक है। ये सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लॉजिक नंबर 2 वही इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आउटसाइड द लूप यू विल डू व्हाट, इनपुट नम, फिर यहां पे करेंगे while num is greater than while num is greater than नहीं, while num is not equal to -1, while num is not equal to -1 do what, the processing वाला part। अब जब अंदर आएगा तो when number is not equal to -1 then still you have two options, either it could be any other negative number or it could be a positive number। Processing will only be done if number is greater than equal to 0, same processing, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, you need to repeat the loop, right? So you will do what, अगली दफा फिर इनपुट नाम लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे आप, एंड वाइल करेंगे सो दैट इट टेक्स द नम बैक टू वाइल वाली कंडीशन। स्टिल यहां पे जब दोबारा एंटर किया जाएगा, यहां पे फिर से जब एंटर किया जाएगा तो नम विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, इट कुड बी नेगेटिव, -1 या इट कुड बी पॉजिटिव,
अगर ये पॉजिटिव एंटर कर दिया या ये एंटर कर दिया तो लूप के अंदर आएगा, और अगर ग्रेटर है तो प्रोसेस कर लेगा, ग्रेटर नहीं है तो इधर आ जाएगा, फिर दोबारा जाएगा। अगर -1 एंटर करता है तो -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स, वाइल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों की कंडीशंस में चेक करें, ये नॉट इक्वल टू -1 और ये कहां पे चल रहा है, इक्वल टू -1 पे चल रहा है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। सही है जी, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। वो एक और तरीका क्या है, इनपुट नाम बाहर ना कराएं आप यूजर से, कराएं ही ना इनपुट नाम। एक और लॉजिक, ये बात समझ आई आप लोगों को, ये सबको समझ आई? एक और लॉजिक अभी मेरे जहन में आई है, हम एक लॉजिक नंबर 3 भी बना सकते हैं। समझ आ रही? नंबर को ना यही बात मैं करता हूं, while num is not equal to -1 do, अब सुनना जरा, नंबर को कोई भी ऐसी वैल्यू दे दें, ठीक है, जिसकी वजह से वो पहली दफा लूप के अंदर एंटर हो जाए। कोई भी ऐसी इनिशियल वैल्यू दे दें, मिसाल के तौर पे -2 दे दें, कोई भी वैल्यू विच इज नॉट -1, a value which is other than -1, just to bring the flow of the loop inside the while loop, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को लूप के अंदर लाने के लिए कोई भी एक ऐसी इनिशियल वैल्यू दे दें जो -1 ना हो। जैसे अंदर आ जाए, अंदर आते साथ क्या कर लें, इनपुट नाम ले लें। फिर आपको एंड पे इनपुट नाम नहीं लेना पड़ेगा, अंदर आते साथ ही इनपुट नाम ले लिया। जैसे इनपुट नाम लिया, अब यहां पे क्या कर लें, इफ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन वो प्रोसेसिंग कर लें और यहां पे कराएं एंड इफ। अगर वो नेगेटिव नंबर होगा दोबारा इसको ऊपर ले आएगा, अगर वो पॉजिटिव नंबर है फिर भी ऊपर लाएगा इसको। अगर -1 है ये तो चलेगा ही नहीं, ऊपर जाएगा, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, टर्मिनेट कर देगा। वाइल का एक और तरीका ये वाला भी है, यानी नॉर्मली आप क्या करते हैं, ये जो कंडीशन आपने लिखी हुई होती है इसमें इस वेरिएबल का इनपुट होना हम कहते थे ना जरूरी था, जिसको हमने यहां पर क्या किया, इनपुट किया और उसकी इनपुट वैल्यू को इस कंडीशन में क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने क्या किया है हमने इनपुट नहीं किया, हमने यहां पे क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। क्या किया यहां पे, इनिशियलाइज किया है। ठीक है, देख लो, आज मुझे लगता है मार खाने के लिए आए हो। यहां तक बात समझ आ रही है? सो दीज 3 लॉजिक्स कैन बी यूज्ड। वाइल इस तरह से हो गया। वाइल के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा वाइल की जगह यहाँ पे इनपुट के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर देखें बात घूम के उधर ही आ रही है। तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? बात घूम के उधर ही आ रही है। किधर आ रही है भला? वाइल के अंदर जो आपका कंडीशन है उसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई होनी चाहिए। उसमें वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्या ख्याल है, समझ आई मेरी बात कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब आते हैं डिजिट काउंटिंग की तरफ कि डिजिट्स को कैसे काउंट किया जा सकता है। तो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, डिजिट काउंटिंग में एक चीज आपने समझनी है, गिव्स यू कंप्लीट डेसिमल कोशेंट, और जब आप यूं करते हैं इट गिव्स यू होल कोशेंट। जो ये वाला साइन है डिवाइड का, ये आपको पूरा कंप्लीट आंसर देता है कोशेंट का, ये आपको होल कोशेंट देता है, यानी विद सम रिमाइंडर एज वेल। इसमें रिमाइंडर नहीं होता, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है, 0, यहां पे आता है विद अ रिमाइंडर। ठीक है, डेसिमल नहीं, विद अ रिमाइंडर, कोई भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। जैसे आप 147 इस तरह से करते हैं, इसका आंसर आएगा 14.7। आप 147 डिव 10 करेंगे, इसका आंसर आएगा 14।
ठीक है, इसका आंसर आएगा 14। रिमाइंडर नहीं लिखा जाता ना, मतलब रिमाइंडर जिसमें इसमें 0 रिमाइंडर्स होते हैं और इसमें रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर नोट नहीं करते, इसमें रिमाइंडर अगर लेना तो वो मॉड लगा लेना आप इसके साथ, ठीक है। तो अब आप देखिए जो डिजिट काउंटिंग है वो तो इस लॉजिक से हो सकती है बहुत इजीली। सक्सेसिवली डिवाइड करते रहें, पहले आपने 147 को डिवाइड किया 10 से, आंसर में सेव कर दिया, आंसर को फिर से डिवाइड करें 10 से, अगली दफा क्या होगा 14 डिवाइड होगा, 10 से आंसर कितना आएगा 1 आएगा, आंसर क्या आएगा 1, 1.4 आता ना अगर प्रॉपर डिवीजन, अब 1 आ जाएगा। अब आप फिर से डिवाइड करें किसको, 1 को आप जब डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर के आंसर कितना आएगा 0 आएगा, तो जस्ट लम्हे 0 आ गया, बस प्रोसेस खत्म करें, 3 डिविजन्स की, काउंट की वैल्यू 3 करते हैं, डिजिट्स कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। लॉजिक बिल्ड अब आप लोग खुद करें, क्योंकि ओ लेवल्स वाले बच्चों ने कल ने 3 लॉजिक्स डेवलप की थी उन्होंने, तो आपसे अब आपको देखते हैं कितने लॉजिक्स डेवलप करते हैं। नंबर इनपुट करता है और आपने उसके नंबर के अंदर जितने डिजिट्स है ना उनको काउंट करना है। लेट्स से वो एक इंटीजर नंबर इनपुट करता है, लेट्स से वो एक इंटीजर नंबर इनपुट करता है, इनपुट नम, कंडीशन क्या लगेगी इसमें, मैं जगह बीच में कुछ फ्यूचर के लिए छोड़ रहा हूँ, इस वक्त ये कंसीडर करते हैं कि नंबर क्या है, एक पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है। नेगेटिव होल नंबर भी हो मुझे उससे परवाह नहीं है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लूंगा कि इफ नम इज लेस देन 0 देन नम इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय -1 करा दूंगा, वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, बट मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ व्हाइल, और एक इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। इनिशियलाइज क्या, डिजिट को किससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट से 0 से कर देता हूँ, किससे कर देता हूँ 0 से, व्हाइल ये जो नंबर है, नंबर इज व्हाट ग्रेटर देन 0 डू 0 नहीं 1, जब तक ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करते रहे, क्या करते रहे, डिवाइड करते रहे, कैसे, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 करते रहे, यही जो नंबर था आपने उसको 10 से डिवाइड किया, 10 टाइम्स छोटा हो गया और किस में आ गया, वो नंबर में दोबारा सेव कर लिया, और यहां पे आप डिजिट को क्या कर लेंगे, डिजिट इज इक्वल्स टू डिजिट प्लस 1 आप कर देंगे, बाद में करूंगा, बाद में ये हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा क्या, इसका एंड वाइल आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एंड वाइल। अब जैसे अगर ये नंबर था ना, नंबर के अंदर उसने एंटर किया हुआ है 147, तो ये क्या करेगा, 147 इज ग्रेटर देन 1 बोलेगा यस, 147 विल बी डिवाइडेड विद 10, आंसर किसमें सेव होगा, नम। अब नम में अगला आंसर कौन सा सेव है, 14.7, डिजिट की वैल्यू क्या हो जानी है, अब 1 हो जानी है, फिर ये ऊपर जाएगा, नम कितना है 14.7 है, 14.7 इज स्टिल ग्रेटर देन 1, फिर अंदर आएगा, फिर 14.7 को डिवाइड करेगा 10 से, आंसर आएगा कितना 1.47, वो आ जाएगा नम के अंदर, डिजिट की वैल्यू हो जानी है कितनी 2, डिजिट की वैल्यू हो जानी कितनी 2, फिर से ही ऊपर जाएगा, अब नंबर कितना है आपके पास 1.47, स्टिल ग्रेटर देन 1, फिर डिवाइड करेगा इसको, 1.47 डिवाइडेड बाय 10, नम के अंदर अब न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 0.147, डिजिट के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी 3 आ जाएगी, अभी ऊपर जाएगा, अब आंसर कितना है 0.147, क्या नंबर ग्रेटर देन 1 है, नो, अब यहां से आउट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब आउट आ जाएगा, ठीक। और आखिर में आप यहां पे उसको बता देना इसमें 3 डिजिट्स थे, वही आउटपुट डिजिट। अगर वो कहता है ओरिजिनल नंबर बताएं क्या था, चूंकि आपने ओरिजिनल नंबर को तो छेड़ दिया, चेंज कर दिया, आप जैसे ही आपने इनपुट किया, नम आप किसके अंदर सेव करा लें, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, क्योंकि नम तो क्या कर रहा है, हर दफा
चेंज होता जा रहा है, तो आप यहाँ पे आउटपुट टेम्प और साथ उसके जितने डिजिट्स थे वो बता दें उसको। ठीक है बात कि नहीं? एक तो ये तरीका है। और अगर इवन नंबर नेगेटिव भी एंटर हो जाता है तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इफ num is less than 0 then num is equals to num multiply by -1, और यहां पे हम करा देंगे इसको क्या, एंड इफ नेगेटिव नंबर भी हो उसकी भी डिजिट काउंट कर लेगा। कैसे? पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर काउंट करेगा। किसमें? वो अलग बात है, उसके अलावा डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ ना, मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ ना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर जो होल नंबर है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, फिर तो कहानी पहले वाली तरह से चलेगी और सही चलेगी। वो पहली वाली तरह से चलेगी और सही चलेगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना चाहिए उसको, क्योंकि अगर 1 एंटर करेगा तो फिर क्या होगा, 1 में तो 1 डिजिट है ना, तो चलना चाहिए ना इसको 1 के लिए भी, है ना, 1 के लिए चलना चाहिए ना, तो 1 के लिए एक दफा तो चलेगा ना। ये क्लियर हुई मेरी बात? इसलिए क्या करेगा, एक दफा चलेगा एटलीस्ट 1 के लिए, इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ये सिनेरियो है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव है ना तो मल्टीप्लाई, अगर की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर ना रहे, चीज चेंज कर रहा हूँ मैं, और भी चेंज करता रहूंगा। अभी नेगेटिव नंबर है तो आपने उस नेगेटिव नंबर को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव करके फिर डिजिट काउंट आप कर रहे हैं उसको। समझ आई? क्लियर हुआ? अभी भी इसमें एक मसला है, एक छोटा सा मसला है। वैसे तो ठीक है, सारा बहुत बड़ा सेट ऑफ नंबर, ऑल नंबर्स को कंसीडर कर लेगा, सिर्फ 0 को कंसीडर नहीं करेगा। 0 जब एंटर होगा, 0 जब एंटर होगा, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी 0 में कितने डिजिट्स होते हैं, एक ही डिजिट होता है। तो यहाँ पे इस नंबर का क्या तरीकाकार है, डिजिट को आपने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, क्या ख्याल है? 0 को किससे इनिशियलाइज किया हुआ है? नंबर को आप, डिजिट को आपने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पे नम है, अगर 0 नंबर है तो 0 के लिए तो अंदर आएगा ही नहीं, कहेगा 0 में कितने डिजिट्स हैं, 0 डिजिट्स हैं। हालांकि 0 के लिए आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप उसको इसी जगह में कंसीडर करना चाहते हैं तो कोई तरीकाकार निकालें उसके लिए। मैं चेंज कर रहा हूँ ना बच्चे, सवाल चेंज कर दिया ना, नोट नहीं कर रहे हैं, ये मैं वापस रख देता हूँ, सवाल चेंज हो गया ना, आगे मैं और भी चेंज करता रहूंगा इसको। अब अगर 0 एंटर करता है तो 0 के लिए क्या करेंगे, 0 में तो एक डिजिट है, कुछ सजेशन दें आप मुझे। फिर तो हर दफा ही चलता ही रहेगा, तो कभी रुकेगा ही नहीं, तो हर नंबर लेस देन इक्वल टू 0, तो कभी होगा ही नहीं लेस देन इक्वल टू 0, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करें तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, 0 से छोटा तो कभी भी नहीं आता। तो तरीका बता। अच्छा एक, हाँ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक तो ये वाली बात ठीक है, और एक आखिर में ना एक आप जो है जुगाड़ू तरीका जिसको आप कहें कि आप एंड पे आप लगा लें जी, इफ नम इक्वल टू 0 देन डिजिट इक्वल टू 1 एल्स आउटपुट टेम्प एंड डिजिट। क्या ख्याल है? आप एक ही तरीके भी, अगर वो लॉजिक यही रहे सारी की सारी, यानी ये सिर्फ किन के नंबर के लिए, जिनके अंदर डिजिट्स हैं उनके लिए चलेगा ये सही। क्या ख्याल है? उनके लिए चलेगा सही, 0 के लिए ये कुछ भी नहीं चलेगा। वो उसको आपने सिर्फ कहाँ पे एंटरटेन कर लिया होगा, यहाँ पे इफ नम इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर इसको इसके अंदर ही आप यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ नम इक्वल टू 0 देन आउटपुट या डिजिट इक्वल टू 1 करके ना आउटपुट डिजिट कर देंगे आप यहाँ पे, और एल्स में ये सारी कहानी एल्स में चला के यहाँ पे क्या करा देंगे, एंड इफ, ये सारी कहानी।
बात समझ आई? ये है कोई आम सा तरीका है। क्या ख्याल है? मतलब अगर 0 एंटर किया तो डिजिट इक्वल टू 1 करके ना आउटपुट डिजिट करा देना, यानी कि आउटपुट 1 करा देना। सिंपल कि यार 0 है तो एक ही डिजिट है। 0 के अलावा जो भी नंबर एंटर होगा ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सारे के सारे इधर आ जाएगा। और ये पूरी बात, सॉरी, नेगेटिव होगा तो पहले पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव है तो वो तो वैसे ही इसमें नहीं आएगा और इसके अंदर कहानी चल जाएगी। मेरी बात समझ आई? क्लियर है ये बात? सवाल है तो पूछे जल्दी से, फिर मैं अगली कोई स्टोरी चलाता हूँ, अगली लॉजिक पे आता हूँ। फिर लिखे बच्चे, ये सब सुन के कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। आपको अपनी कॉपी बहुत भरनी पड़ेगी, आपको हर लम्हे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऐसे चेंजेस करता हूँ ना, कहानी पूरी हो जाती है मेरी। आपको तो पूरा प्रोग्राम फिर से लिखना पड़ेगा, या एटलीस्ट ये वाली बात आपको लिख के आगे एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी कि कौन सी बात को किस तरह से कंसीडर किया जा रहा है। अदरवाइज लॉजिक डेवलप नहीं होगी। क्लास के हद तक हर बात समझ आएगी, घर जाके मैं कोई और सवाल पूछूंगा ना अदर देन दिस, आपके हाथ पैर फूल जाने हैं फिर। जी, एरर ट्रैप्स का मतलब ये कि जो नंबर आप एंटर करते हैं ना, वो चूंकि उसने कहा है कि होल नंबर से एंटर करें तो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, वो यहाँ पे एरर ट्रैप्स लगते होते हैं। इसके अंदर लगेंगे जस्ट, और कोई एरर ट्रैप नहीं है इसका। ठीक है, कि नंबर जो एंटर किए जाए वो ग्रेटर देन 0 हो। बाय द वे, मेक इट योर हैबिट अप्लाइंग एरर ट्रैप्स एवरीवेयर। ठीक है, हर दफा जिस भी तरह का इनपुट हो ना, एरर ट्रैप आप खुद लगाएं उसके ऊपर। अब एरर ट्रैप्स दो तरह के होते हैं। एक तो डेटा टाइप ही उसकी कैसी बना देना, इंटीजर बना देना, रियल ना देना उसको डेटा टाइप। जब इंटीजर आप बनाएंगे तो वो कभी भी डेसिमल नंबर एंटर ही नहीं करेगा, मतलब करे भी तो डेसिमल पार्ट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंट का फंक्शन किया है ना हमने, किया। और रियल नंबर को भी आप इंट में कन्वर्ट करके तो आप वो निकाल सकते हैं उसका होल पार्ट, है ना। अच्छा जी, अब मेरा सवाल चेंज हो गया। सवाल मेरा चेंज हो गया, मैं कहता हूँ 147.29, 147.29, इसके अंदर डिजिट्स को काउंट करें। है इसके अंदर क्या करें, डिजिट्स को काउंट करें। जब इसके अंदर आप डिजिट्स को काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे काउंट, बताएं। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। So can you think of a logic for converting, for telling the number of digits in this? Whatever, but length नहीं इस्तेमाल करना आपने। लेंथ तो कैरेक्टर्स को काउंट करता है, और डेसिमल भी एक कैरेक्टर होता है, और वो सिर्फ स्ट्रिंग पे लगेगा। अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है बाय द वे कि इंटीजर को पहले कन्वर्ट कर लें किसमें, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को क्या कर लें, काउंट कर लें। क्या ख्याल है, स्ट्रिंग को क्या कर लें, काउंट कर लें। और अगर उसमें डेसिमल है तो ये 6 डिजिट्स बताएगा आपको। वो जो वाला फंक्शन है, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स होंगे इसके अंदर। और अगर उस मतलब वही उसमें एक इफ कंडीशन लगाएं, अगर डेसिमल है तो टोटल काउंट -1 आउटपुट करवा दें, अगर डेसिमल नहीं है तो जितना काउंट है वही आउटपुट करवा दें। सर हम नंबर का और उसके इंट फंक्शन इंट ऑफ उसी नंबर के डिफरेंस को फाइंड करते आप पहले खुद से लॉजिक पहले अपने दिमाग में सोचें। एडिशनल सिर्फ लॉजिक लगनी है, पता क्या लगनी है, जब वो नंबर और उसका इंट पार्ट सब्ट्रैक्ट करें और वो आंसर 0 के इक्वल आ जाए, या वो दोनों इक्वल हो मिसाल के तौर पर, while num is equal to मतलब मेरा इस वक्त जहन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको समझाता हूं। मेरा जहन ये कह रहा है कि अगर एक नंबर होल नंबर है ना, होल नंबर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके होल बनाने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? जब एक नंबर होल है तो उसको होल बनाने की जरूरत तो है ही कोई नहीं, वो तो पहले से ही होल है। होल सिर्फ किसको बनाने की जरूरत है, जो नंबर कौन सा वाला है, डेसिमल। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि एक नंबर डेसिमल है? जब मैं एक नंबर में से उसका क्या माइनस कर लूं, उसका इंट पार्ट माइनस कर लूं, और आंसर किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। आंसर किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इस नंबर में क्या है, डेसिमल है। अगर माइनस करूं और 0 आ जाए तो उसका मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही निकालेंगे ना एक नंबर डेसिमल है या नहीं है। वो तब होगा जब ये इधर आ जाए और वो उधर चला जाए।
एक डेसिमल नंबर इज ऑलवेज बिगर देन इट्स होल पार्ट, तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना इसका आंसर हमेशा। लाइक व्हाटएवर डेसिमल कोई भी सोचे, एक नंबर के साथ डेसिमल कोई भी सोचे वो बड़ा नंबर होगा इससे। 0 1 भी हो गया तो 0001 भी हो गया तब भी वो नंबर बड़ा और ये छोटा है, इट मींस इट हैज अ डेसिमल नंबर। इसको यूं भी कर सकते हैं, इस माइनस को उधर लेके जाओ मैथमेटिकली तो क्या हो जाएगा, नम इज ग्रेटर देन इंट नम। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ तब भी बात सही है कि जब ये दोनों बराबर ना हो, यानी कि ये बात ये कर रहे हैं कि नम इज नॉट इक्वल टू इंट नम, ये बात भी सही है। और ये वाली बात भी सही है कि नम माइनस इंट नम ग्रेटर देन 0, ये भी बात भी सही है। तीनों एक ही चीज है, हमने सिर्फ उसको इसके अंदर लाना है। तीनों किस चीज की निशानी है कि नंबर डेसिमल नंबर है। क्या करते हैं, बार बार इस नंबर को फिर क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10 करके किस में सेव करें, उसी नंबर में सेव करें। और यहां पे क्या कराएं, एंड वाइल कराएं। अब ये नंबर ना जैसे पहले 147.29 था ना, तो यहां पे क्या होगा 147.29 इंटू 10 करके, अब इसमें आंसर कितना आएगा 1472.9। ठीक है, अब ये फिर जब ऊपर जाएगा तो स्टिल कंडीशन क्या है, ट्रू है। नंबर जोन सा है वो 1472.9 है और यहां पे क्या लिखा हुआ है 1472 आएगा इसका आंसर। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? तो दिस नंबर इज स्टिल व्हाट ग्रेटर, बोलेगा यस। अंदर आओ, फिर 1472.9 नम को मल्टीप्लाई कराएगा 10 के साथ और आंसर इसमें आएगा फिर क्या 1472.9 आ जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो 1472.9 और 1472.9 दोनों क्या है इक्वल, कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल से क्या आ जाएगा बाहर आएगा। जब वाइल से बाहर आएगा तो ये पूरी जो सी कहानी है, ये कहानी कहां पे आप लगाएंगे, ये कहानी लगाएंगे कहां पे, यहां पे लगा लेंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं जी? कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल टू है, आपने इक्वल टू लगा लिया, आपने इक्वल टू लगा लिया, मैंने क्या लगाया नॉट इक्वल टू लगा लिया, एक ही बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, ठीक है जी एवरीवन, सही है। सिर्फ ये एक छोटी सी लॉजिक लगनी थी, ये लॉजिक समझ आई है तो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि ये आपका दिमाग खुद सोचे, मतलब इतनी हिंट्स मैं देता हूँ कि हाँ इंट लगा सकते हैं, डेसिमल पार्ट को होल नंबर बनाना है, फिर उसके बाद उस पर डिजिट काउंटिंग करनी है, तो एटलीस्ट आपको 50, 60, 70% तो काम अब आप लोग खुद करें। लॉजिक बिल्डिंग इसको कहते हैं। क्लियर है बात? एंड इट इज ओनली पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन योर होमवर्क एंड यू आर गिविंग इट 5 मिनट्स, नहीं हुआ तो चलो जी छोड़ दो, कभी भी ऐसा नहीं करना आपने। हो सकता है वो सवाल आपसे 50 मिनट ले ले, लेकिन उस 50 मिनट से ये होगा कि अगले जितने सवाल होंगे ना वो आपसे 2-2 मिनट में होने लग जाएंगे, जो उससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे तो आप 500 मिनट लगाते रहे ना, मतलब आप एक सवाल करें नहीं हो रहा, 5 मिनट लगाए नहीं हो रहा, दूसरा उसी तरह का सवाल है वो भी नहीं होगा आपसे, तीसरा भी नहीं होगा। So just keep thinking, so what are the possible ways through which you can start your program and write correctly all the logics, dry run करके you can go till the final step। सिर्फ जिस तरह मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कोई रटा लगाया हुआ है, मैं खड़े खड़े क्वेश्चन चेंज कर रहा होता हूँ। अच्छा अब कैसे करेंगे, उसको थोड़ा और एडवांस कर रहा होता हूँ। पहला बिल्कुल बेसिक वर्जन करा के उसके बाद फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? समझ आई सारों को? तो ये काम आप लोग भी करें। और मुझे पता है कि लॉजिक बिल्डिंग में स्टार्टिंग में थोड़ी सा दिमाग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंप्यूटर की तरह से सोचना, कंप्यूटर की लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना कि कंप्यूटर किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए फिर रुकावट नहीं होती, फिर आप चल जाते हैं, फिर आपका जहन मुख्तलिफ तरीके से, जैसे इस बच्चे का जहन अभी सोच रहा था, दिखाओ इसने एक मुख्तलिफ तरीके से डिजिट काउंटिंग की है। आगे हाँ ये दिखाएं। अच्छा इसकी डिजिट काउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने पहले क्या किया है, रिपीट इनपुट नम until num is greater than 0। num की डेटा टाइप इंटीजर है, that is why we do not need to write num is equals to int num। ठीक है, नंबर आपने इनपुट किया, इन्होंने कहा जी i is equals to 1
और फिर उन्होंने कहा while num is greater than 10 कैरेट i, 10 की पावर i, और डू कर लो नीचे क्या, i is equals to i plus 1 and while output num और i। इसने ये लॉजिक लगाई। अब लॉजिक बिल्कुल ठीक है, मैंने ड्राई रन की है, बिल्कुल सही चल रही है। कैसे? कोई भी नंबर सोचें जरा, वो ये 147 सोच लेते हैं, i की वैल्यू है 1। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, 147 इज ग्रेटर देन 10 पावर 1, यस, बढ़िया है ना। अंदर आके i क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, i की वैल्यू क्या होगी अब 2 हो गई। फिर जब ये ऊपर जाएगा i की वैल्यू 2 होगी ना, अब 147 इज ग्रेटर देन 10 पावर 2, यस, 10 पावर 2 कितना होता है 100। नीचे आएगा, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये ऊपर जाएगा, अब इसको क्या करेगा, 147 इज ग्रेटर देन 10 पावर 3, नो, आउटपुट पे आएगा, बोलेगा 3 डिजिट्स हैं इसमें। क्लियर हुई? अगर ये चौथा डिजिट भी होता तो एक और दफा भी डिवाइड करता, यानी यहाँ पे आ जाता ना यूं, 1479 इज ग्रेटर देन 10 पावर 3, यस, 10 पावर 3 इज 1000, यस। यहाँ पे आएगा, डिजिट के अंदर क्या कर लेगा 4 डाल लेगा। अगर इसमें कम डिजिट्स होते तो वही आंसर क्या आता, 2 डिजिट्स होते इसके अंदर, तो पहला यहाँ 1 से शुरू करता, 14 इज ग्रेटर देन 10, बोलेगा यस, i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आएगा, यहाँ पे डालेगा 2, 14 इज ग्रेटर देन 100, बोलेगा नो, आउट हो जाओ। एक ये डिफरेंट लॉजिक है। जैसे 10 आ गया, 10 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट्स है ना, हाँ चलें इसमें भी देखते हैं। 10 पावर 1 i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ऊपर जाएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2 कितना हो गया, ग्रेटर नहीं है तो इक्वल टू करना चाहिए, हाँ यहाँ पे y2 3 डिजिट्स है तो फॉल्स होगी ना कंडीशन, तो हाँ ना, आप सही हम करेंगे ना, आप सही हो जाएगा ना। अगर हम इक्वल टू लगाते हैं इसमें तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यस, अंदर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा ऊपर चलेगा तो अब क्या हो जाएगा 3, तो अब जो है इसको टर्मिनेट करेगा, तो ये इक्वल टू की एक बस थी इसके अंदर, ये करेक्ट कर ले, ठीक है। मतलब कहने का ये कि ये लॉजिक थोड़ी डिफरेंट है, ये वाली, ये लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है, बात क्या नहीं। एक और स्टूडेंट ने ना कल एक और लॉजिक लगे, उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे क्या किया है, कुछ इस किस्म की बात की है उसने, num mod 1 is equals to num mod 1 उसने किया था, ये num div 1 करके ना, 1 से उसने कुछ करके तो आंसर निकाला था। आई डोंट रिमेम्बर कौन सी वाली लॉजिक थी उसकी, लेकिन कुछ इसी के साथ मैचिंग थी, 1 div किया था या 10 किया था, तो इसके लिए नहीं थी वो, इस वाली बात के लिए थी, तो इस वाली बात के लिए थी कि अगर आपने यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द नंबर, वो लॉजिक जो 1 के साथ मॉड डिव की थी वो इसके लिए नहीं थी, वो इसके लिए थी। num mod 1 is not equal to 0, तब मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि जब आप 147.29 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0.29 आ जाएगा, उसका रिमाइंडर आ जाएगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा बार बार, किसके साथ, 10 के साथ। आपने तो इंट को लगाया, उसने क्या लगा लिया था, num mod 1 कर दिया था उसने। तो आप सोचो, मुझे तो नहीं पता, यहाँ पे तो डिफरेंट लॉजिक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे num mod 1 लग रहा है, यहाँ पे num mod लग रहा है सिर्फ वो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए, वो तो आपकी लॉजिक है, मेरी लॉजिक तो नहीं है, आई डोंट नो उसको किस तरह से करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे अलबत्ता हम इसको कह सकते हैं कि नम मॉड 1 करके इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्व इट। ठीक है, खैर ये थी ना पुरानी बातें थी सारी। अब आते हैं जरा अरेज की तरफ। अरेज किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक और, जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, डेटा स्ट्रक्चर्स या यूं समझ लें डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स हमने कही थी इंटीजर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर है डेटा की जो सी है ना, डेटा की शेप किस तरह की होती है। अगर तो इंडिविजुअल डेटा है ना तो उसमें एक वेरिएबल काफी होगा, एक डेटा टाइप का वेरिएबल एक काफी है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं और सेम डेटा टाइप के हैं, रिलेटेड डेटा टाइप्स ऑफ सेम रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप, सो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सारे डेटा आइडेंटिफायर्स प्रोड्यूस करने की। एक आइडेंटिफायर काफी होगा उनके लिए, उन सब के लिए, जितने मर्जी आप, जैसे हम कल कह रहे थे मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, और ऐसे सिनेरियो जिसमें आपने इनपुट भी करना हो और आपने सेव भी करनी हो वैल्यूज मेन मेमोरी के अंदर। जैसे कल आप कर रहे थे, मतलब लास्ट लेक्चर में आपने किया था इनपुट मार्क्स आपने किया था। अब 50 दफा लूप चलाया था, 50 दफा लूप चलाया था, और 50 दफा आप क्या कर रहे थे, इनपुट मार्क्स इनपुट मार्क्स इनपुट मार्क्स इनपुट मार्क्स, मार्क्स के अंदर ही वैल्यू ओवरराइट होती जा रही थी। यानी जब नेक्स्ट टाइम एक वैल्यू सेकंड वैल्यू ओवरराइट होती है तो पुरानी वैल्यू तो गायब हो जाती है, उसकी पुरानी वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सेकंड नंबर पर जब वो इनपुट आता है तो फर्स्ट मार्क्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने पुराने मार्क्स को, पुरानी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो आपको अरेज लगाने पड़ेंगे। या तो आप एक काम करें 50 डिफरेंट वेरिएबल्स प्रोड्यूस करें मार्क्स के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल जो उनसे ना प्रोड्यूस करते हैं, एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल का डेटा स्ट्रक्चर सिंगल नहीं, हम उसको कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। कंपाउंड मतलब जिसमें ज्यादा सारे आ सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादा सारे सेम डेटा टाइप के आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स आ सकते हैं, उसको हम अरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अरेज बोलते हैं। अब ये अरेज इंटीजर्स की भी हो सकती हैं, रियल की भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग की भी हो सकती हैं, बूलियन की भी हो सकती हैं, कैरेक्टर की भी हो सकती हैं, डेट की भी हो सकती हैं। ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। कौन से हैं, बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब समझते हैं ना, बिल्ट इन का मतलब होता है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं। तो अरेज क्या है, व्हेन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप when multiple values of same data type needs to be saved in the memory, for later use, then we use the concept of arrays. Then we use the concept of arrays. अरे क्या करता है, ये एक मेमोरी के अंदर ना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोकेशंस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और हर लोकेशन को एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स। और वो इंडेक्स सिर्फ हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली फॉर लूप के जरिए हम उसको करते हैं। जैसे एक मेन मेमोरी है, अब आपने इस मेन मेमोरी के अंदर पचास स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स एंटर करने हैं। एक तरीका तो यह है कि आप 50 डिफरेंट वेरिएबल्स आप जनरेट करा लें, ऐसा ही है कि नहीं। और दूसरा तरीका क्या है कि एक वेरिएबल जनरेट करवाएं और उसको इंडेक्सिंग कर दें उसकी। जैसे ये होगा आपका मार्क्स, सारे क्या होंगे, मार्क्स होंगे, सारे क्या होंगे, मार्क्स होंगे, जितने भी आपने करने हैं। अच्छा, इसमें स्कोप कितना है, जितनी आपकी मेन मेमोरी है उतने मार्क्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ये मार्क्स ऑफ 1 है, ये है मार्क्स ऑफ 2 है, और ये है मार्क्स ऑफ 3। अच्छा,
चूंकि ये लगाया भी वहां पे जाता है जहां पे कोई भी काम आपने करना हो ना, सारों के ऊपर करना हो, पहले मार्क्स से लेके आखिरी मार्क्स तक आपने सेम काम परफॉर्म करना हो जिनके ऊपर, ऐसी सिचुएशन में आप अरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर एक ही तरह के असूल पूरे डेटा के ऊपर जब अप्लाई करने हो, ठीक है, मार्क्स ऑफ 3 और करते 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 मार्क्स ऑफ 50 आ जाएंगे। जो आपने वैल्यू इनपुट की होगी ना पहले वाले स्टूडेंट की, वो हमेशा इसमें सेव रहेगी। अब किसी भी वक्त आप इसको फेच कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो किसी भी लम्हे आप इस थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को आप फेच या एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये ओवरराइट नहीं होगा। आप मेमोरी में एक न्यू स्लॉट बन जाएगी इसमें, इस वेरिएबल की मेमोरी में एक न्यू नाम आपने सिर्फ डिक्लेरेशन आप सिर्फ एक दफा करेंगे। डिक्लेयर मार्क्स एक तरीका है, एज इंटीजर आप एक दफा कह देंगे उसको, लेकिन उसकी मेमोरी में एक नहीं 50 रिजर्व हो जाएंगे। लेकिन ये आप उसको बताएंगे कि मुझे 50 स्लॉट्स चाहिए इसकी। मेरी बात समझ आ रही है कि यू विल टेल द प्रोग्राम दैट यू नीड 50 वेरिएबल्स ऑफ मार्क्स, everyone will be mark. Now you cannot call anything as mark, you will be calling everything as mark of 1 या mark of 2 या mark of 3, इसी फॉर्मेट में ब्रैकेट्स के अंदर। अब चूंकि जब आपने इसको कोई काम कराना होगा ना, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इवन इनपुट कराना है तो आपको कराना पड़ेगा इनपुट मार्क्स। यहां पे क्या लगाऊं गर्ल्स, आई लगाना पड़ेगा मुझे, और ये आई ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 50 तक ये खुद ब खुद चलता रहेगा। और यहां पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट ऑफ आई तक। समझ आई मेरी बात की नहीं? ये तो लूप चलता जाएगा ना, क्या ख्याल है, ये तो चलता जाएगा बार बार, लेकिन ये स्टार्ट कहां से होगा, यहां से, और जाएगा कहां तक, यहां तक। अच्छा, ये जो सी चीज है इसको पता मैं क्या नाम दे देता हूं, यहां पे क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, और यहां पे क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। किसका, अरे का। एक जगह पे लोअर बाउंड और एक जगह पे क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए अरे का। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो जब कभी भी आप एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे ना, तो यू विल टेल द प्रोग्राम दैट इट इज एन अरे। ठीक है, ये एक अरे है, और आप अच्छा इट इज, ये तो मैं कर रहा हूं ना, सुने, जब आपने 50 के 50 मार्क्स के ऊपर सेम आपने कह लें कि एक तरह की लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। अगर आपको कोई एक मार्क भी चाहिए ना, कोई एक खसूसी मार्क चाहिए, 25वें बच्चे के मार्क्स मुझे बताओ भाई क्या आ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करें, नहीं, आप डायरेक्टली आप यहां पे क्या लिख दें, 25वां बच्चा भी आपके पास एक्सेस हो जाएगा। बस आपको यहां पे क्या करना है, उसका नंबर बताना है, कौन सा स्पेसिफाई करना है नंबर आपने। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या करना है आपने, उसका नंबर स्पेसिफाई करना है। लॉजिक डेवलप हो रही है बच्चों के नहीं? अच्छा, इसकी जो जनरल डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं, आप यहां पे लिखेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर, इधर लिखेंगे किसका नाम, आइडेंटिफायर, इधर आएंगे क्या चीज है, कॉलन, यहां पे आएगी अरे, यहां पे क्या लिखेंगे, अरे। अच्छा, अरे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। यहां पे आएगी आपकी क्या चीज, लोअर बाउंड, यहां पे क्या आएगी आपकी अपर बाउंड, और क्या लिखेंगे साथ, ऑफ, ऑफ भी लिखेंगे, ऑफ एज नहीं, ऑफ एज उसमें लिखते हैं सिंगल वाले में, यहां पे आप क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, ऑफ डेटा टाइप। आय तो नहीं है हमारा, आय तो एक सिंपल वेरिएबल है, मार्क्स आपकी अरे है, ऑब्वियसली ये तो आपका जो अरे बनी है ये आपकी अरे है, ये तो 1 2 3 4 चल रहा है, ये तो एक सिंपल इंडेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे डिक्लेयर मार्क्स, समझ आ रही है कि नहीं, आइडेंटिफायर की जगह पे ना। अच्छा, ये जो निशान में लगा रहा हूँ लेस देन ग्रेटर देन, जिसको मैं इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ, ये नहीं लगाने होते आपने, ये जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। यहां पे आ जाएगा कॉलन, अरे,
1:1:50 और यहां पे लिखेंगे ऑफ इंटीजर। तो मेमोरी में कितनी स्लॉट्स डेवलप हो जाएंगी? 1 2 3 एंड डॉट डॉट कहां तक? 50 तक आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? 50 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स आपके क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही, क्यों ही नहीं हो सकता? एक अरे में नहीं, वो फिलहाल इसको इधर ही रहने दें, ये सिंगल, वो एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। 2D अरे का कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर वो, ये 1D अरे है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन में चीजें ग्रो हो रही हैं। अगर 2D अरे होती ना तो आप एक अरे में एक इंडेक्स में 2 वैल्यूज भी डाल सकते हैं, फिर वो पता है ऐसी ग्रो होती है, उसमें रोज एंड कॉलम्स बन रहे होते हैं। फिर मतलब ये वाला आपका अगर फर्स्ट इंडेक्स है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स में आपकी कितनी चीजें हैं? मल्टीपल चीजें। एक बच्चे के 3 टेस्टों के मार्क्स, मिसाल के तौर पर ये 1 चल रहा है, ये स्टूडेंट ये चल रहा है इस तरह से, समझ आ रही? ये 1 2 3 और कहां तक चल रहा है? ये 50 तक चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सही है। अब ये स्टूडेंट्स को डिफाइन करेगा और यहां पे जो वैल्यू लिखेंगे ये उसके टेस्टों की बात है, मिसाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। तो कभी भी, और ये अभी जो फॉर लूप लगेगा वो ये रो के हिसाब से इसके लिए चलाएगा, और ये किसके लिए हिसाब से? ये कॉलम्स के हिसाब से चलाएगा। फिलहाल इसको इग्नोर करें, यू विल स्टडी इट लेटर। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट किस तक रखें? यहां तक रखें। और इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज 1D अरे, क्योंकि ये डायमेंशन वाइज एक डायमेंशन में ग्रो हो रही है, ये डबल डायमेंशन में नहीं, मतलब लेंथ और विड्थ में नहीं ग्रो होती, ये जस्ट एक ही तरफ ग्रो कर रही होती है। तो इसलिए वन लूप इज इनफ टू एड्रेस इट्स इंडेक्स। हर इंडेक्स को एड्रेस करने के लिए एक लूप काफी है। इसका बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये सिर्फ तब लगता है जब आपने हर वेरिएबल की वैल्यूज अपने पास स्टोर भी करनी हो। क्या करनी हो? स्टोर भी करनी हो। जैसे एक सवाल है, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कोई चेक करें, कोई सवाल अरे वाला है, कभी भी आप कोई ऐसी सिचुएशन देख लें जिसमें प्रोग्राम आपको बोले टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर, कहीं पर आपको हिंट मिल जाए ना कि उसने ये लफ्ज बोला हुआ है कि आपने उन वैल्यूज को बाद में भी इस्तेमाल करना है, कहीं पे प्रोग्राम में ये हिंट मिल जाए कि बाद में आपको पुरानी वैल्यूज चाहिए, तो एक वेरिएबल नहीं लेना, जितने इनपुट्स होंगे उतने वेरिएबल्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में भी चाहिए ना। अब एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट वेरिएबल्स ले लें, एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंट वेरिएबल्स ना लें। अगर सब वेरिएबल्स के डेटा टाइप एक जैसी है और एक तरह के वेरिएबल्स हैं तो अरे ले ले, आसान काम है आपके लिए। सबको एक ही लूप में लगाएं, एक ही डिक्लेरेशन करें, एक ही इनिशियलाइजेशन करें, हर चीज उसी तरह से एग्जीक्यूट होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जैसा हम एक लीनियर सर्च की बात करते हैं, जैसे मैं भी प्रोग्राम कह रहा हूं ना कि टेक 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर, स्टोर देम इन एन अरे एंड स्टोर देम, और यूजर से ही बाद में यूजर क्या करे, एक नंबर इनपुट करे और आप ये बताएं कि क्या ये नंबर उस अरे में मौजूद था या नहीं था, उस लिस्ट में मौजूद था या नहीं था। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो हम एक काम करते हैं, टेक 10 numbers from user and store them। ठीक है, take a search number from user and tell whether the search number is in the array or not। search number is array भी ना बोले, is found or not। ये एक हमारे पास एक काम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर num array of 1 to 10 of integer, declare I and search as integer। डेटा मिला या नहीं मिला, मिल गया तो फाउंड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और डिक्लेयर
फाउंड एज क्या हो जाएगा, बुलियन, फाउंड एज बुलियन। समझ आई मेरी बात कि नहीं? फॉर i इक्वल टू 1 to 10 num of i, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट ऑफ i, इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसमें 10 नंबर की एक अरे क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। समझ आ रही? 1 2 3 and 10, ठीक है। num of 1, num of 2, num of 3, और ये क्या हो जाएगा, num of 10, ठीक है बात के नहीं? num of 10, यहां तक बात समझ आई? ये चलता जाएगा नीचे, ये चलता जाएगा नीचे, ठीक है। जब इन 10 दफा लूप चल गया ना, सारी वैल्यूज क्या होगी इनके अंदर, स्टोर हो गई। अब यूजर क्या कह रहा है, जिस नंबर को सर्च करना है वो जरा एंटर करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वैल्यूज इसने डाली, मतलब 10 15 2 3, और यहाँ पे डाल दिया उसने 4, मुख्तलिफ नंबर्स। अब जिसको ढूंढना है सर्च कर लेगा, और फाउंड को क्या कह देते हैं हम, इनिशियली फाउंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जिस लम्हे डेटा मिल गया क्या कर लो, आउट हो जाओ, क्या कर लो, डेटा। एज्यूमिंग ऑल वैल्यूज आर यूनिक, अगर यूनिक है ना तो फिर तो जरूरत नहीं है ना 10 दफा चेक करने की, क्या ख्याल है? क्योंकि अगर 10 ही मिल चाहिए था, 10 मिल गया तो बस प्रोग्राम खत्म कर दे, तो काउंट बेस्ड लूप तो नहीं लगना चाहिए, क्या ख्याल है? जिस लम्हे जैसे ही डेटा मिल गया आउट हो जाना चाहिए ना उसको। अगर तो हम कहते हैं कि 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो वो पहली दफा भी चेक करेगा और 10वीं दफा भी चेक करेगा, क्या ख्याल है? अगर वो पूछ रहा है कि बताओ कितनी दफा डेटा मिला, तो अगर कितनी दफा डेटा मिला तो इसका मतलब है कि डेटा रिपीट भी करेगा। अगर डेटा रिपीट करेगा तो इसका मतलब है हमें पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस डेटा को आप ढूंढ रहे हैं वो आखिरी इंडेक्स में भी मिल जाए, आपको पहले भी मिले और आखिरी में भी मिल जाए, तो उसका काउंट फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसका काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस वक्त हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है सारी यूनिक है। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर यूनिक है तो जिस लम्हे डेटा मिल गया तो क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ना। जिस लम्हे डेटा मिला क्या हो जाना चाहिए, बताएं मुझे, खत्म हो जाना चाहिए ना। और कब तक चलना चाहिए, मैक्सिमम कब तक चलना चाहिए, जब तक ताहा अरे हमारी एंड नहीं हो जाती, मतलब 10वें इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक चलता रहे, या जिस लम्हे मिल गया तब तक चलता रहे। यानी इसको जब मैं लूप को खत्म करूंगा तो दो बातों पे खत्म करूंगा, या तो 10वीं वैल्यू तक पहुंच गया और नंबर नहीं मिला तो बस अब जरूरत नहीं है, नंबर नॉट फाउंड, या तो पहली दफा में आया और पहली दफा में नंबर मिल गया तो वहां से भी क्या कर देंगे, प्रोग्राम को कहेंगे बस यार खत्म, टर्मिनेट। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम लूप लगाते हैं, कौन से वाला, फॉर नहीं लगाएंगे ना, रिपीट लगाएंगे। फॉर क्यों लगाएंगे, फॉर तो तब लगाएंगे जब 10 दफा चलाना है, इसमें 10 दफा भी चलना चाहिए, और तब अगर पहली दफा में नंबर मिल गया या दूसरी में या तीसरी में या बीच में कहीं पे भी मिल गया तो 10वीं तक नहीं जाना, उसने 10वें तक नहीं जाना, उधर ही खत्म कर देना है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे आएगा रिपीट, समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे क्या आएगा, रिपीट, और मैं अंटिल में क्या लिखूंगा, अंटिल में क्या लिखूंगा, अंटिल काउंट की वैल्यू 10 हो जाए, काउंट बोलूं या आई बोल लूं, आई की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। समझ आई मेरी बात? कहीं नहीं, या तो फाउंड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। और फाउंड ट्रू कब करूंगा, यहां पे इफ सर्च इज इक्वल्स टू नम ऑफ आई, और आई की वैल्यू यहां पे क्या कर दूंगा मैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और रिपीट से पहले आई की वैल्यू क्या दोबारा से इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से। ठीक है ये बात कि नहीं? आई की वैल्यू को फिर से क्या कह दिया मैंने, मतलब ये प्रोग्राम आगे चल रहा है, ये प्रोग्राम यहां पे आ गया, आई की वैल्यू 0 आ गई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। ठीक है, इफ सर्च इज इक्वल टू नम ऑफ आई, यानी कि आई में वैल्यू क्या पड़ी हुई है इस वक्त, नाउ 1 पड़ी है, आई में क्या पड़ी है
1। अगर जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं, कोई भी नंबर सोचें जरा, 10 सोचते हैं, आई की वैल्यू से 0 + 1 इट विल बिकम व्हाट 1। क्या बन जाएगी ये 1। सर्च के अंदर क्या पड़ा हुआ था 10। इफ 10 इज इक्वल टू नम ऑफ 1, नम ऑफ 1 क्या था 10, 10 इज इक्वल टू 10, यहां पे क्या कर लो फाउंड इक्वल टू ट्रू कर लो, यहां पे क्या कर लो इसको एंड इफ कर लो। अब जब नीचे आएगा ये कंडीशन तो दुरुस्त नहीं ना हुई, ये वाली, ये तो स्टिल फॉल्स है, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, मेरी बात समझ आई, ये ट्रू हो गई। तो ओवरऑल क्या हो गए दोनों, ओवरऑल ये दोनों क्या हो गए, इससे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं, इससे क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। और यहाँ पे जब बाहर आएगा, अच्छा चलें एक और नंबर सोचें पहले, लेट्स से 12 जो कि इसमें है ही नहीं, लेट्स से एक नंबर है 12 जो कि अरे में है ही नहीं, इसके अलावा बाकी सारे नंबर हैं, जानबूझ के ऐसा नंबर ले रहा हूँ। ये क्या करता रहेगा 1 के लिए चेक करेगा, नहीं मिलेगा, करता रहेगा और आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, 0 से स्टार्ट हुई थी ना, 1 हुई पहली दफा के लिए, 2 हुई दूसरी दफा, 3 हुई तीसरी दफा, 10 होगी 10वीं दफा के लिए। नम ऑफ 10 इक्वल टू सर्च, नहीं मिला, मिले ही कोई नहीं जी, नीचे आया फाउंड तो स्टिल फॉल्स ही रहेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई नहीं, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा, डेटा नहीं ना मिला। इसके बाद नीचे आए, जब इसके बाद नीचे आएगा सिर्फ ये चेक कर लेगा कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन यहां पे क्या कर लेगा प्रिंट या सॉरी आउटपुट, डेटा फाउंड, एल्स क्या करेगा ये आउटपुट डेटा नॉट फाउंड, और यहां पे क्या करा देगा ये उसको एंड इफ। बात समझ आई, डेटा फाउंड और बाद में क्या करा देगा डेटा नॉट फाउंड एंड करा देगा उसको। वो फिर आप यहाँ पे सेव कर लें, अगर यहाँ पे डेटा आपको वो हो जाता है ना लेट से मिल जाता है तो आप जस्ट उसका एक इंडेक्स सेव करा लें, किस जगह में मिला, नया वेरिएबल ना इंडेक्स, आई की वैल्यू किस में डाल दें इंडेक्स में। आई की वैल्यू नहीं भी डालते हैं ना, यहाँ पे जब फाउंड इक्वल ट्रू हो गया, डेटा फाउंड एट आई भी वो वैल्यू कैरी कर रहा होगा, आई के अंदर भी वो इंडेक्स होगा, क्या ख्याल है उधर ही रुक जाएगा ना, 5वें इंडेक्स पे डेटा मिला तो ये सर्च इज इक्वल टू नम ऑफ 5 हो जाएगा, फाउंड ट्रू हो जाएगा, बाहर आएगा अनटिल से फाउंड इक्वल टू ट्रू हो गया, यहाँ पे डेटा फाउंड एट 5 कह देगा। समझ आई, ऐसे चल जाएगा ये, क्लियर है। नहीं आउट नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, तो वो यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जरा अंग्रेजी लिखनी है आपने, लॉजिकल बातें नहीं करनी, ठीक।